गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 24 जून का प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज हम डिस्कस करेंगे। पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना, अगर आपको देखो तो अभी आपने देखा होगा कि यूएस ने ना 3 जगह बॉम्बिंग की है, ठीक है ना। तो 3 जो की ईरानियन साइट्स है ना, वो मैपिंग में इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं मैप सीरीज एक बार स्टार्ट करूंगा तब भी वो करंट के साथ उसको लिंक करूंगा। लेकिन वो जो 3 जो लोकेशन है ना, वो अपने को एक बार जानना चाहिए। तो जो सबसे पहला जो लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने किया था वो था फोर्दो। फर्दों के बाद उन्होंने नतांज में भी किया था, ठीक है ना, ये ऐसा नतांज। और तीसरी जो साइट थी वो है इस्फहान, ठीक है ना। ये तीनों साइट, अब देखो तीनों साइट्स की ना अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस है और रेलिवेंस भी है, ठीक है ना। तो जो फर्दो है इनका, कि उनका बहुत स्ट्रेटेजिक साइट है जो कि मतलब हेवली फोर्टिफाइड है। ये एक्चुअली देखो देखो पहाड़ों के ना नीचे है ये, ठीक है ना, ये फर्दो इन जनरल, और बहुत ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है इसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये ईरान का बहुत की स्ट्रेटेजिक साइट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका यहाँ पे, और जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है वो यहाँ पे बहुत हेवली, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब समझो कि वो करीब पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ऐसे कहा जाता है, देखो ये बाहर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं आती, लेकिन कहा जाता है कि 90% प्लस यूरेनियम उन्होंने एनरिच कर लिया यहाँ पे फॉर्दो, ठीक है ना। पर इसमें अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये लोकेशन है। तो ये जो फॉर्दो है ये हेवली फोर्टिफाइड है। पर जो नतांज है ना, इनके पास यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज है ना, तो ये है लार्जेस्ट। जो नतांज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी इन ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा अगर न्यूक्लियर जो लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? नतांज में। तो यहाँ पे भी बॉम्बिंग की गई है। और लास्ट है इस्फहान, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये इनकी रिसर्च साइट है, पूरे ईरान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिसर्च साइट, ठीक है ना। तो ये 3 जगह जो है, ठीक, इन 3 जगह पे यूएस ने बॉम्बिंग की है। तो एक बार मैंने आपको बताया था अभी कि इंडिया इजराइल टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में सारे जो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अपन स्टार्ट करके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे, और इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहला आर्टिकल। तो देखो सबसे पहला आर्टिकल जो है ना, वो अपने पास किसके रिगार्डिंग है? वो है यूनाइटेड नेशन, CTAD, जिसको अपन बोलते हैं यूनाइट। अगर आप इसका पूरा नाम देखो तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो UNCTED, हालांकि देखो इसका नाम ना अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। ये जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकालती थी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है UNTD, ठीक है ना, UNTD। इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अब देखो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो है वो इन्होंने रिलीज किया है। और इन्होंने किस बात क्या इसमें हाईलाइट किया है? तो FDI किसी भी कंट्री में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किसी कंट्री में कितना आ रहा है। अब देखो इसके ना क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप इकोनॉमी में थोड़ा बहुत भी, अगर आप इकोनॉमिक्स अगर आपने सब्जेक्ट अपना कंप्लीट किया है या आपने पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स, तो आपको पता होगा कि FDI ना किसी कंट्री के ना जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ना उसको हाईलाइट करता है, कि मतलब उस कंट्री की, और ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि उस वहां की जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसको भी एक तरीके से डिपेक्ट करता है। जैसे देखो अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छे हैं तो इसका मतलब वहां वहां की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है ना। इसके सीधे सीधे कारण है कि इकोनॉमी कहता है कि अगर पीस है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी के बहुत हाई चांस है। इसलिए अफगानिस्तान में अगर पीस नहीं है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। यूएस में पीस है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। यूरोप में पीस है तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। इंडिया जो है उसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कर रही है, ये इसने अभी रिपोर्ट जो रिलीज किया है 2023-2024 के लिए, तो उसने बताया कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है ना वहाँ पे अब देखो चारों तरफ जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यूक्रेन में चल रहा है, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यूएस की जो पॉलिसी है ना, मतलब उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। जैसे ट्रम्प का अपने को पता नहीं, ठीक है ना, कि ट्रम्प क्या करेगा, ठीक, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में रिगार्डिंग। मतलब अगर आप ट्रम्प देखो तो आपको कुछ नहीं, कुछ कोई आइडिया नहीं ट्रम्प क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्लियर। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि देखो डॉलर का इंपॉर्टेंस ना कभी कम अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक डॉलर, यूएस की पॉलिसी ना पूरे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्न करती है, डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, ठीक है ना। तो और इसने क्या क्या पॉइंट आउट किया है? इन्होंने बोला है कि देखो डेब्ट बढ़ता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिरता जा रहा है, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में ना स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की बात है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब देखो आजकल आप देखो टैरिफ वॉर चल रहा है चारों तरफ, ठीक है ना। हर कंट्री अपने करेंसी को जो है
ना प्रायोरिटी दे रही है, या फिर अगर लॉबिंग हो रहा है, जैसे ब्रिक्स अपनी नई इकोनॉमी नई नई करेंसी को लॉन्च करने की बात कर रही है कि नई करेंसी हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से हर अब डॉलर को भी चैलेंज दिया जा रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर जो अगर आप देखो तो पर्टिकुलरली ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की बात की जा रही है। तो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि देखो पूरी दुनिया में ना लगातार पिछले साल भी जो है ना काफी मतलब एक तरीके से ऐसा था कि इतनी मतलब अनसर्टेनिटी थी, तो पिछले साल भी इतनी जो है ना एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आई। इस बार पूरी दुनिया में 2024 में 11% एफडीआई में, जैसे अगर 100 रुपए पिछली बार थे तो इस बार -11 चला गया, ठीक है ना? मतलब 89 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आया पिछले 100 से, ठीक है ना? तो 11% का आपको डिक्लाइन देखने को मिला, और ये लगातार दूसरी साल देखने को मिला। पर फिर भी यूएस एक टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है, ठीक है ना? यूएस में 279 का, ठीक है ना, 279 बिलियन डॉलर का आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट आया है 2024 में। पिछली बार भी ये था ना, तो ये 230 अराउंड था, 234 बिलियन डॉलर, ठीक है ना? 234 बिलियन डॉलर इसके अराउंड ही था, तो बढ़ा भी है, इंक्रीमेंट है। तो यूएस अभी भी टॉप डेस्टिनेशन ही है, ठीक है ना? पर इस रिपोर्ट्स में ना कुछ हाइलाइट्स हैं, जिसको अपने को एक बार हमारे मेंस आंसर राइटिंग में ये कुछ फैक्ट्स काम आएंगे, कि आपको ना इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर आप एशिया की बात करो तो एफडीआई ना 3% से गिर गया, ठीक है ना? और चाइना में तो खतरनाक ही गिरा। चाइना में तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 29% का जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो गिरा, ठीक है ना? आसियान रीजन ने काफी अच्छा काम किया, तो यहाँ पे 225 बिलियन पूरे आसियान के 10 कंट्री को मिला लें तो 10% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अफ्रीका में भी, अफ्रीका को भी अच्छा खासा मिला, सबसे ज्यादा आज दिन तक का अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पे 97 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और 75% राइज है, ठीक है ना? अब सारे सेक्टर ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर जो है ना, अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्रोथ जो है सिर्फ इसी सेक्टर में आप जो देखोगे रजिस्टर किया गया है, ठीक है ना? और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे क्लीन एनर्जी हो गया, इनसे जो भी हम पॉवर्टी के लिए जो हम स्कीम चला रहे हैं, या उन सब के लिए जितने भी उन सेक्टर से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे तो 25 to 33% जो है डिक्लाइन देखने को मिला। अब देखो इंडिया की बात, इंडिया ना 2023 और 2024 में अपना पोजीशन जो है ना उसको 28 बिलियन डॉलर मिला है, ठीक है ना? हम जो है ना पिछली बार भी हमें 28 बिलियन डॉलर ही मिला था, अमाउंट सेम था, लेकिन हम इस बार क्या हुआ, बाकी लोगों को थोड़ा कम मिला होगा, तो पिछली बार हम 16th प्लेस पे थे, अब हम 15th प्लेस पे आ गए हैं, ठीक है ना? पर जो एफडीआई आया है वो सेम ही है, वो है 28 बिलियन डॉलर। तो इंडिया में किसी तरीके का कोई इंक्रीज नहीं है, वो इंडिया स्टैग्नेंट है जितना भी, ठीक है ना? बस पोजीशन में हमने इंप्रूव किया है, ठीक। अब अपन यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो नई बॉडी है, जो यूएनसीटीएडी है, उसका नया नाम है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसको 1964 में स्टैब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है ना? ये रिपोर्ट करती है इकोसॉक को, ठीक है ना, और यूएन जनरल असेंबली को, दोनों को, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अभी हमने थोड़े दिन पहले इकोसॉक का आर्टिकल भी किया था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कई सारी रिपोर्ट जो है ना, जो यूएनटीडी है ये रिलीज करती है, लेकिन 3 रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हालांकि देखो इन दिनों ने ये रिपोर्ट भी ना बहुत ज्यादा चर्चा में है, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? तो पर एक्चुअली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत अगर यूपीएससी या जीपीएससी या स्टेट पीसीएस ने बहुत हार्ड क्वेश्चन अगर फ्रेम किया तब ये पूछ सकते हैं। अदरवाइज इनके 3 जो प्रोमिनेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट क्योंकि अभी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, और तीसरा जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फास्टैग एनुअल पास, ठीक है ना? अपन सब जानते हैं कि जैसे अगर अपन अपने पास अगर फोर व्हीलर्स है, ठीक है ना, या अगर अपन कार को देखें तो कार की विंडशील्ड पे ना एक इस तरीके की एक आईडी चिपकी होती है, ठीक है ना, स्टिक किया गया होता है। अब होता क्या है कि टोल पे ना पहले क्या होता था, कोई सीमलेस अगर अपन देखें तो, अगर आप टोल प्लाजा, ठीक है ना, तो टोल प्लाजा पे पहले क्या होता था, पर्ची कटती थी, ठीक है ना, गाड़ी आती थी, पर्ची कटती थी। अब ये एक गाड़ी पे ना 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा लग जाता था, कई बार चेंज देना, चेंज लेना, ठीक है ना, चेंज नहीं है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था कि हाईवे पे चल भी रहे हैं और हमें टाइम भी उतना ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है ना? कई बार बहुत काफी लंबा जाम आपको देखने को मिलता था, और हर 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर पे टोल प्लाजा आता था। तो हमने क्या किया कि सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन जो है ना उसको इंश्योर अगर हमें करना है कि एकदम हैसल फ्री, कि कोई परेशानी नहीं हो, तो हमने क्या किया, हमने फास्टैग को जो है इंट्रोड्यूस किया। और फास्टैग ने क्या किया, फास्टैग में हम रिचार्ज करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट के साथ या जो कार्ड है वो सीधा सीधा लिंक्ड होता है, और यहाँ से जब भी जो है ना वो स्कैन करता है और हम सीधा सीधा चले जाते हैं। तो मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड का टाइम फ्रेम लगता है, तो इससे क्या होता है कि हैसल फ्री जो है हमारा मूवमेंट हो जाता है, तो जितने भी टोल। पर अब क्या किया गया है, अब देखो
एक एनुअल पास ना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में लॉन्च किया है, और ये 15 अगस्त से जो है इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ना दो बातें रखी गई है कि साल में 1 साल या 200 ट्रिप के लिए वैलिड होगा, 200 ट्रिप्स या 1 साल, ठीक है ना, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। अब देखो मान के चलो 1 साल से पहले आपके 200 ट्रिप हो गए तो खत्म, फिर वो आप नेक्स्ट ईयर जो है ये फिर वापस नेक्स्ट जो सेशन आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें फिर वापस आप 3,000 का रिचार्ज कराओगे, और उसके बाद वो फिर वापस ये एनुअल पास आपका रीएक्टिवेट होगा। क्लियर? तो अब इसमें क्या है, अब 1 साल तक, अच्छा दूसरी बात, मान के चलो आपने 1 साल में आपके 100 ट्रिप हुए, ठीक है ना, और 100 ट्रिप हुए और बाकी नहीं हुए, तो बाकी नहीं हुए तो आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि ये 100 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो किसी भी तरीके का इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता आगे से, ठीक है ना। अगर साल भी खत्म हो गया, अगर आपके नहीं भी हुए तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात उठती है कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है नेशनल हाईवे पे जो उन्होंने डेजिग्नेट किया है, और कुछ नेशनल एक्सप्रेसवे पे, ठीक है ना, दोनों पे। स्टेट हाईवे पे अभी इसको लिंक नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए, तो इसमें वही है कि आपको गाड़ी चाहिए और फास्टैग की वेरिफिकेशन, जिसमें आपको एक बार 3,000 का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पर ध्यान रखना है सिर्फ ये नॉन कॉमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स पे है, ठीक है ना, जो जो व्हीकल अपन यूज करते हैं जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो, हमारे खुद के लिए प्राइवेट पर्पस के लिए हो, सिर्फ उसके लिए। कॉमर्शियल फ्रेट व्हीकल्स इनके लिए ये यूज में, इनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक होगी बात? अब अगर आप देखो तो अगर फास्टैग के बारे में थोड़ा सा समझे तो फास्टैग क्या है, तो ये एक टोल कलेक्शन सिस्टम है काइंड ऑफ, ठीक है ना, जो कि RFID को यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है ना। ऑटोमेटिक जो है जब व्हीकल मोशन में होता है तो ऑटोमेटिकली टोल पेमेंट इससे हो जाता है, गाड़ी के विंड स्क्रीन के साथ हम इसको फिक्स करते हैं, और एक तरीके से टोल प्लाजा पे बिना रुके हम मूवमेंट को, सीमलेस मूवमेंट को और पैसेज को इंश्योर करते हैं। डन। तो ये एक न्यूज न्यूज में था अभी फास्टैग एनुअल पास, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। देखो बिहार ने भी क्या किया है, ध्यान रखना, ई वोटिंग सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया है अर्बन पोल्स के लिए, ठीक है ना, अर्बन पोल्स के लिए। ठीक, अभी वहां पे अर्बन पोल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए, और ये इंडिया का पहला स्टेट बना है जो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम जो है अर्बन पोल के लिए अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है, एस्टोनिया, ठीक है ना, एस्टोनिया, ठीक है ना। इसकी लोकेशन आप फाइंड आउट करोगे कहाँ पे है, तो पूरी दुनिया में यूरोप में एक ही कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया, जिसने अभी नेशन वाइड जो है मोबाइल बेस्ड वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना। तो अब ई वोटिंग सिस्टम जो है, अब देखो क्या होता है कि अगर आप देखो जो जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो है, ये दो पर्टिकुलरली, ये लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस इनके इलेक्शन कराते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए और स्टेट इलेक्शन हो गए, ये दो कराते हैं, जिसको अपन जनरल इलेक्शन बोलते हैं और असेंबली इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ में प्रेसिडेंट हो गए, इनके इलेक्शन भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अब हमारे पास जो है ना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, ठीक है ना, हर एक स्टेट का अपना, जो कि क्या करते हैं, अर्बन लोकल बॉडी जो हो गए, या ठीक है ना, या रूरल लोकल बॉडी जो हो गए, जैसे पंचायती राज सिस्टम के थ्रू, जो शेड्यूल 11 और 12 में जो है हमारे पास 91st 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जगह दी गई थी। तो इन दोनों के जो इलेक्शंस हैं, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ई वोटिंग सिस्टम है ना, इसको बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रोल आउट जो है वो करेगी, ठीक है ना। अब इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, तो एक तो ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट, क्योंकि देखो बिहार से ना, बिहार के बाहर बिहार के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो उन वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर लेंगे, इस प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनाएगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसको जो है एक्सेस कर पाएंगे, और जो भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं ना या लॉजिस्टिकल, उसको जो है बाईपास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ई वोटिंग SEC बिहार, ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार जो है, ये दो ऐप हैं, एक ई वोटिंग SE स्टेट इलेक्शन कमीशन BHR बिहार, इसको सीडेक ने डेवलप किया है, ठीक है ना। तो इन मोबाइल ऐप के थ्रू जो है आप जो है इसमें जो बिहार के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप देखो तो डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, कैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है ना, आपके फेस को लाइव मैच किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, फेस को कंपैरिजन किया जाएगा जो आपके डेटा सेट्स हैं उसके साथ, ठीक है ना। अगर फेस मैच होगा, सब कुछ ओके होगा तो आप वोट दे पाओगे, अदरवाइज वो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ईवीएम के साथ था कि भाई कई बार ये रहता है कि हमने वोट A को डाला, B के पास चला गया, तो पर्ची निकलती है साथ में, वीवीपैट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पेपर ऑडिट ट्रेल है, ठीक है ना, वो उसके साथ, उसको भी इसके साथ एक ऑडिट ट्रेल किया जाएगा, ठीक है ना, कि जहाँ ई वोटिंग प्रोसेस में पूरे में, कि अगर आपने वोट दिया तो एक आपकी पर्ची से भी वैसे आपके डिटेल के साथ वहां पे सबमिट हो जाएगी। तो इसके खूब सारे एडवांटेज हैं, एक तो कन्वीनियंस है, जाना आना आपको पड़ेगा नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात बेनिफिशियरीज को अगर आप देखोगे तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, वोटर्स हैं, दिव्यांग हैं, प्रेग्नेंट फीमेल वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है ना, और बहुत कोई कई बार वोटर हैं लेकिन जाना चाहते हैं पर सीरियसली बीमार है, वो भी अपना जो वोट है कास्ट कर सकते हैं काफी इजीली, ठीक है।
ठीक है ना। तो इससे दो काम होगा, एक तो इलेक्शन जो है ज्यादा इंक्लूसिव होगा और वोटर टर्नआउट इंक्रीज करेगा। तो इस आर्टिकल का ना आप एग्जाम्पल दे सकते हो GS2 में, कभी भी अगर वोटिंग के साथ अगर टेक को इनेबल करने की प्रोसेस की बात की जाएगी ना, तो वहां पे कि बिहार ने एक एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको कोट कर सकते हो, तो बिहार ने ऑलरेडी जो है इंडिया का पहला स्टेट बनने जा रहा है जिसने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को अर्बन पोल के लिए रोल आउट किया है, ठीक है ना, अडॉप्ट किया है। डन। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। छोटा सा आर्टिकल है ये, कि एक भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, किसके साथ पार्टनरशिप करके, हैक टू स्किल के साथ, ठीक है ना। अब इसमें सिंपल सी बात है, इसने ना इसरो ने क्या किया है, कुछ स्टेटमेंट दिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 14, 14 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपको कोई एक स्टेटमेंट चुनना है, इस एक स्टेटमेंट को चुन के इसका जो इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको देना है। कौन दे सकता है, तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो, जो पीएचडी रिसर्चर्स हैं वो। ध्यान रखना जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसमें सिंपल बात है कि आपको फोकस करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो इसरो आपको दे रही है वो, ठीक है ना। वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, स्पेस एप्लीकेशन से, डेटा से, सिस्टम से और हार्डवेयर से। तो आपको सिंपल क्या करना है, उस एक प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका अपना सोल्यूशन जो है उसको इसरो को बताना है और आपको डेवलप करना है एक इनोवेटिव सोल्यूशन। डन। चल नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इंडस वैली स्क्रिप्ट डिसिफरमेंट। इंडस वैली स्क्रिप्ट को ना देखो बहुत साल हो गए, ठीक है ना। अब बहुत साल की तो बात ऐसी है कि 1924 के अराउंड, ठीक है ना, 1924 के अराउंड की बात है ये, जब सर जॉन मार्शल ने इस सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को मतलब डिस्कवर किया था। तो 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो इंडस स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट को हम डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो उसको ये भी एक ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी होस्ट करने वाली है, ठीक है ना। तो वहां पे किसके लिए, कि ताकि अब क्या किया जाए इंडस वैली स्क्रिप्ट को, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी टूल्स भी हैं, तो हम इंडस वैली स्क्रिप्ट को किस तरीके से डिसिफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ध्यान से अगर इस पूरी चीज को समझो, तो भी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन, ठीक है ना। उन्होंने भी, ठीक है ना, बोला था कि हम $1 मिलियन का जो है, अगर जिसने भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को जो है डिसिफर कर दिया, तो $1 मिलियन जो है वो किसकी तरफ से मिलेगा, आपके जो तमिलनाडु के सीएम है उनकी तरफ से, ठीक है ना। तो उन्होंने भी, अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, तो 1 मिलियन की बात उन्होंने की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। तो सिमिलरली अगर आप देखो, तो इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में अगर आप देखो, तो क्या है ये सिंबल्स इसमें ज्यादा है, ठीक है ना, जो आपको सील्स पे देखने को मिलते हैं, पॉटरी पे, ब्रॉन्ज टूल्स पे, बैंगल्स पे, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है कि इसमें जो राइटिंग है ना वो पिक्टोग्राम बेस्ड है, ठीक है ना। और जिसको ना कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि स्क्रिप्ट ना लोगोसिलेबिक है, मतलब इसमें लोगोग्राम्स भी है, ठीक है ना, जिसमें जो वर्ड है, और साथ में सिलेबिक कंपोनेंट भी है, मतलब उस वर्ड के साथ कुछ साउंड भी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करके इसको डिपिक्ट करना ना टफ है, और इसके मैं बताता हूँ कि क्या इसके अभी रीजन, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों दिक्कत है इसके साथ, ठीक है ना। और इसके बारे में जानो, तो बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल है, मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल, ठीक है ना। डेसिमल सिस्टम की बात की जाती है, ठीक है ना, वहां पे डेसिमल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, आउट ऑफ 10 की बात की जाती है वहां पे। सील्स पे, एनिमल मोटिव्स पे आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और कई बार तो सील्स को हम एमुलेट्स की तरह या टेलिस्मैन की तरह, जिसको ताबीज बोलते हैं, उसकी तरह हम यूज करते थे, ठीक है ना। और उनके, लेकिन उनके प्राइमरी फंक्शन जो है वो है ट्रेड गुड्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें ट्रेड रिलेशन भी है मेसोपोटामिया से मिले हैं, ठीक है ना। पर अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कि सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस क्या है, आखिर 100 साल हो गए, इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है सारी कंट्री के पास, ठीक है ना। दुनिया के टॉप कंट्री जिनके हैविंग टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, वो भी जो है ना इसको डिसिफर नहीं कर पाए, तो कोई तो बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना जो इंडस स्क्रिप्ट है ना वो काफी छोटे हैं, मतलब छोटे मतलब इतने छोटे हैं कि एवरेज जो है ना, अगर आप देखो तो 5 कैरेक्टर ही है उनमें, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो है ना अभी तक का जो अपने आपको जो स्क्रिप्ट मिला है वो 26 कैरेक्टर का है, और ये आपको पता है कहाँ से मिला है, ये धोलावीरा से मिला है सबसे, ठीक है ना। जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है वो धोलावीरा में मिला है, ठीक होगी बात। अब दूसरी बात, मैंने बोला बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, बाइलिंगुअल टेक्स्ट मतलब जैसे आई एम टीचर, तो मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे दोनों है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, कि ये जो आई है बार बार यहाँ पे ये मैं है, ठीक है ना। ये जिस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग में, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते थे अगर बाइलिंगुअल टेक्स्ट मिलता तो, पर यहाँ पे वो मिला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप रोसेटा स्टोन की बात करो, इजिप्शियन
हिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आपको बाइलिंगुअल जो इंस्क्रिप्शंस मिले, तो वहां पे डिसिफर करना बहुत आसान था। इंडस स्क्रिप्ट में ये जो है ना एब्सेंस, ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसमें लैंग्वेज मिस्ट्री आज भी है, और अगर ये हमें मिल जाएगा ना, तो हमें हम एक बार लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है द्रविडियन कल्चर से। अभी थोड़े दिन पहले 9,000 साल पुरानी जो पेंटिंग है, वो हमें तमिलनाडु से मिली है। ठीक है ना, 2-3 दिन पहले का आर्टिकल था ये। तो 9,000 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब ये जो क्लेम है कि द्रविडियन कल्चर जो है ये ज्यादा पुराना है और ये नेटिव है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली कि जो नदन कल्चर है, जो आर्यंस माने जाते हैं कि ये बाहर से आए और द्रविडियंस इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। तो इस डिबेट को भी ये धीरे धीरे जो है, अब जब तक डिसिफर नहीं होगा ना प्रॉपरली, तब तक हम इस वाले डिबेट को भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। डन। तो ये सारा आर्टिकल था जितना हमने डिस्कस किया। आप इसको एक बार रिवाइज करिए और अपने नोट्स में इसको इंटीग्रेट कीजिए। जो भी अगर मैपिंग वाले टॉपिक्स हैं, तो आप मैप एक बार के साथ उसको अलाइन करके आप, एक जैसे मैंने इसराइल वाले लोकेशंस बताए, तो मैप पे उसको ट्रेस कीजिए आप। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।